यानी कि गोला। Anyone knows about sphere? What is the definition of sphere? सबसे पहले अपन 2D में देखते हैं। अगर सर्कल सर्कल आप पढ़ के आ चुके हैं तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? वैसे तो आप कह लो कि एक सर्कल को अगर डिफाइन करना है, लेकिन मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point is always constant is called circle। आप ये बोलते हैं ना कि उस बिंदु का बिंदु पर जिसके निश्चित बिंदु से दूरी जो है वो सदैव समान रहती है वो आपका सर्कल होता है। ये आप डिफाइन करते हो सर्कल को। तो उसी तरीके से अगर अपन स्फीयर को डिफाइन करें तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? locus of a point in 3D, in 3D locus of a point whose distance from a fixed point is always constant is called sphere। that fixed point is called center of the sphere and that fixed distance is called radius of that sphere। त्रिविम में उस बिंदु का बिंदु पर जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है गोला कहलाता है। ठीक है। और जो फिक्स बिंदु होगा, जो निश्चित बिंदु होगा, वो आपका गोले का केंद्र हो जाएगा और निश्चित दूरी जो होगी वो आपकी गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये आपका एक फिक्स पॉइंट और ये जो मेरी ऊपरी ये वेरिएबल पॉइंट मान लो, मान लो आप वेरिएबल पॉइंट मान सकते हैं। और इस तरीके से ये आपका वेरी करता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। मैं बताऊंगी सर्कल ही, क्योंकि बोर्ड पर सर्कल ही बन सकता है। 3D में चलेंगे तो जब भी मैं सर्कल टाइप बनाऊंगी तो वो आपका स्फीयर ही होगा। ठीक है, जब तक मैं अदरवाइज डिजाइन ना करूं। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट आ गया और ये वेरिएबल पॉइंट आ गया p x y z और ये डिस्टेंस फिक्स आ गई आपकी r। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया आपका a b c। तो ये क्या बन गया आपका? बस आपको सर्कल की डेफिनेशन में इन 3D ऐड कर देना, इन 3 डायमेंशन। इतने में आपका क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, अब स्फीयर की ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हमें स्फीयर की इक्वेशन अगर लिखनी है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि ये पॉइंट p x y z वेरिएबल है और ये आपका सेंटर कोण a b c फिक्स है और डिस्टेंस r है। तो OP r कह सकते हो आप। ठीक है, और आपने 12th में पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं अपन? x - a की होल स्क्वायर प्लस y - b की होल स्क्वायर प्लस z - c की होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। OP स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आपकी क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन गया इन सेंटर रेडियस फॉर्म। a b c आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए और r आपकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्फीयर की इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म में। अगर आपको सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है तो आप स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हो। स्फीयर की इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना है x2 y2 और z2 आएंगे ही आएंगे, विद कोएफिशिएंट 1 आएंगे। और अगर विद कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो x2 y2 और z2 का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे नहीं है कि आपको इक्वेशन बनानी है आपने और ये कह दिया कि ये आपकी स्फीयर बन गई, ऐसा नहीं होगा। x2 y2 और z2 के कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर है? तो ये तो आ गई आपकी सेंटर रेडियस फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन। अगर सेंटर आपका ओरिजिन हो जाए, मूल बिंदु हो जाए 0 0 0, तो यहां पे a b c की वैल्यू 0 कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? x2 y2 z2 r2। क्लियर है सबको यहां तक? उसके बाद में आता है कि अगर अपने को कहीं जनरल इक्वेशन स्फीयर की राइट करनी हो तो हम कैसे राइट करेंगे? जैसे आप सर्कल की राइट करते थे x2 y2 z2 2gx 2hy c = 0। 2f है तो यहां हम क्या राइट करेंगे? x2 y2 z2 2ux 2vy 2z d = 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन दे रखी है। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -u -v -w और रेडियस कितनी होगी? √u² + v² +
सेंटर क्या है -u - v - w, यानी कि सेंटर आपका क्या बन जाएगा 1/2 -1 और -1/2। अपोजिट करना है ना, साइन को अपोजिट करना है। और रेडियस r कितनी बन जाएगी -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस -5/2। तो ये 1/4 और ये 1/4 हाफ हो गया, और ये प्लस हो जाएगा हाफ प्लस 5/2 3 हो गया, 3 + 1 4 अंडर 4, यानी कि रेडियस कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। तो इस तरह से जनरल इक्वेशन आपको गिवन है, तो उससे आप सेंटर के रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट, उस स्फीयर के रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि आपका इन 3 पॉइंट से पास होता है, और जो स्फीयर का सेंटर है वो आपका x² + y + z = 0 पर लाई कर रहा है। यानी कि इन 3 पॉइंट्स को स्फीयर आपका पास हो रहा है और इस पे लाई कर रहा है। अब ये किसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ये प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन को लेट करते हैं। ठीक है, ये अपन ने जनरल इक्वेशन लेट कर दी। अब ये कह रहा है कि जो स्फीयर है वो इन 3 पॉइंट से पास होता है, यानी कि इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे। तो हम कंटीन्यूअस बाय करेंगे, अपन इसको सेटिस्फाई कराते हैं। ये हो गया अपना x की जगह बना लिया, y की जगह 9 हो गया, z की जगह 4 हो गया, फिर 2u हो गया, तो -6v हो गया प्लस 8w प्लस t = 0। इसी तरह इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए। फिर थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, और चौथी बात इसने कही थी कि जो सेंटर है, तो इसका सेंटर क्या कर रहा है अपना -u - v - w, वो इस पे लाई करेगा। इसका मतलब लास्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी -u - v - w = 0। देखिए ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर अपने पास में 1 2 3 और 4 अननोन्स हैं u v w एंड t। तो 4 अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास में 1 2 3 और 4 इक्वेशंस आ गई हैं। तो इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको u v w t की वैल्यूज फाइंड करनी है, और वो वैल्यूज फिर आप यहां पे पुट करवा देंगे। क्लियर है? तो इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम आपका है। आप इनको सॉल्व करके u v w t की वैल्यू जो है वो आप फाइंड करके इक्वेशन की रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन लाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, और इसके इस टाइप के क्वेश्चन 4 या 5 बुक में गिवन है। मैं क्वेश्चन की फोटोज या पीडीएफ भेज दूंगी आपको एक्सरसाइज की। तो एक जैसे जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे, आंसर मैच करेंगे, फिर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आएगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ प्लेन passes through a plane passes through a fixed point A B C. Show that the locus of fit of perpendicular, ये कई जगह मैं यूज करूंगी इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर लिखना चाह रही हूं। fit of perpendicular from the origin
नहीं आएगा। इस तरह के लोकस के क्वेश्चन खूब सारे आएंगे स्फीयर के अंदर, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी, एक प्लेन है जो कि एक फिक्स पॉइंट ए बी सी से पास होता है। प्लेन का क्या होता है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पता है। शो दैट द लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस वन। ये कह रहा है कि एक समतल आपका एक निश्चित बिंदु ए बी सी से गुजरता है, आपको शो करना है कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाथ का बिंदु पथ x² + y² + z² - ax - by - cz = 0 होगा। अब देखिए ये इस तरह का मान लेते हैं कि एक प्लेन बना हुआ है। ऐसा प्लेन आपने तो देखा है, तो इसके बारे में ज्यादा डीपली मैं आपको नहीं बताऊंगी। इस प्लेन पे 3D है तो आपको इमेजिनेशन में चलना होगा, हर काम आपका इमेजिनेशन में चलेगा, क्योंकि 3D को मैं आपको इतना दिखा नहीं पाऊंगी। तो ये प्लेन भी 3D में आपको ये बात पता है। इससे मैंने ये इस तरह से क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये आपका फिट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने क्या मान लिया, FGH मान लिया। तो इस FGH का लोकस, क्योंकि ये FGH वेरिएबल हो सकता है, तो इस FGH का लोकस मुझे लेना है। लोकस का मतलब आपको पता होगा कि वो कौन-कौन सी जगह पे घूम सकता है। बिंदु का मतलब क्या होता है कि बिंदु कहां का वेरी कर रहा है, बिंदु किस पाथ पे चल रहा है, कोई वो लोकस होता है। ठीक है, तो जब लोकस के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जैसे जैसे ये क्वेश्चन में कहता है ना, वैसे वैसे करते चलना होता है। सबसे पहले कह रहा है कि ये प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, सबसे पहले ये प्लेन, प्लेन की इक्वेशन सबसे इजी वे में होती है आपकी ये वाली इंटरसेक्शन फॉर्म में होती है lx अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल्स टू 1। इंटरसेक्ट फॉर्म में अपन प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, ये प्लेन हो गया पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी। ये प्लेन इस फिक्स पॉइंट ए बी सी से पास होता है। ये प्लेन यानी कि x y z की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस c अपॉन गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब चलिए, show that the locus of fit of perpendicular from the origin is, ये origin है आपका, इसको p बिंदु मान लेती हूं मैं, fit of perpendicular को origin को o से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि dr of op, dr आपको बताऊंगी डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात, op के दिक् अनुपात क्या होंगे बताओ, f g और h आ जाएंगे, f - 0 g - 0 h - 0 dr क्या f g h आ गए। अब जो dr op जो है वो तो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, फिर तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे ना, तो op जो वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब प्लेन के जो dr होते हैं, प्लेन के जो dr होते हैं वो क्या होते हैं, उसके परपेंडिकुलर के dr होते हैं। ठीक है, तो ये जो dr होंगे वो इसके प्रोपोर्शनल होंगे। समझ आ गई बात, यानी कि अपॉन 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू g अपॉन 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू h अपॉन 1 अपॉन गामा, ये प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि ये प्लेन के dr यहां पे लेके आ रहे हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा, x y z के कोएफिशिएंट होते हैं dr, आपको पता है प्लेन में। तो ये जो dr है और ये dr है, ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, क्योंकि एक ही उस लाइन की बात कर रहे हैं, OP की बात कर रहे हैं, OP भी परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं क्या मान लेती हूं, ये मान लेती हूं। तो यहां से मेरे पास में अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू k बाई f। ठीक है, बीटा इक्वल्स टू k बाई g और गामा इक्वल्स टू k बाई h। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, वो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगी, क्योंकि देखो अल्फा बीटा गामा कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया था। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम आंसर निकाल रहे होते हैं, जब हम रिजल्ट लाते हैं, तो अपनी तरफ से मानी हुई कोई भी चीज क्वेश्चन के आंसर में नहीं बचनी चाहिए, यानी कि मुझे किसी ना किसी तरह से अल्फा बीटा गामा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो, a f upon k plus b g upon k plus c h upon k equals to क्या कहना 1 आ गया, या मैं कह सकती हूं af plus bg plus ch upon k equals to k, ch equals to k, ये आ गया। ठीक है, ये एक ही बात है, k इस तरह का माना तो आप कंफ्यूज मत होना, k a स्मॉल k दिया था। ठीक है, अब देखो a b c f g h को लोकस लेंगे तो लास्ट में जो जिसका लोकस लेना होता है उसको x y z से रिप्लेस कर देते हैं अपन, लेकिन k अपना भी अननोन बच रहा है, तो k को भी अपने को क्या करना है, भगाना है। चलो k को भगाने का प्रोसेस देखते हैं। अननोन या जिसको कहते हैं ना कि अनवांटेड
गायब करना होता है। देखो FGH कहां पे लाइन कर रहा है, प्लेन के ऊपर ही तो FGH, तो FGH जो है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। F अपॉन अल्फा G अपॉन बीटा H अपॉन गामा इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आएगा। वापस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को यहां पे पुट करवा देंगे, ठीक है। तो देखो कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई, k/f है, तो f स्क्वायर अपॉन k g स्क्वायर अपॉन k h स्क्वायर अपॉन k इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। k कैपिटल स्मॉल में कहीं कंफ्यूज नहीं होता है। या k की वैल्यू क्या आ गई f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो ये k की वैल्यू को यहां पुट करा देंगे, यहां तक आ गया था ना। तो k की वैल्यू अपने सेपरेट यहां पर फाइंड कर ली है, ठीक है। तो af प्लस bg प्लस ch इक्वल्स टू k था, k की जगह क्या आ जाएगा f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब देखो एबीसी का क्वेश्चन में गिवन ही था fgh जो है वो हमें लोकस लेना है, तो xgh को हम xyz से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी तरफ से मानी हुई कोई भी चीज नहीं बची है। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे, जो क्वेश्चन में था उसको वापस हम उतना वापस दे रहे हैं, उसी की चीज उसको वापस दे रहे हैं। तो लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि FGH कितना आ जाएगा, FGH माना था ना फिट ऑफ परपेंडिकुलर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस cz। और आप देख लीजिए इक्वेशन में आपने यहाँ पे ये प्रूव करना था, ठीक है। देखो लैंग्वेज में नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट करके आप लिख सकते हैं। तो अपने नोट्स आप खुद बनाएंगे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगी और क्वेश्चन का डेरिवेशन या जो मैथमेटिकल प्रोसेस है वो मैं बता दूंगी आपको, क्लियर। तो ये इस तरह से आ गया लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू, क्लियर है। तो जो लोकस वाले क्वेश्चन होंगे उनको आपको बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जिसमें फार्मूला यूज करना होता है वो तो कोई भी कर लेगा, क्लियर। तो 3D में अब ज्यादातर अपने पास